नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को आज कोर्ट में डबल झटका लगा है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील ने आसाराम पर एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। वकील के मुताबिक आसाराम एक गंभीर मानसिक विकृति से ग्रसित हैं। ये ऐसी विकृति है जिसकी वजह से ही वो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। सवाल यह उठता है कि आसाराम की बीमारी का सच क्या है, ये बीमारी है क्या? क्या आसाराम बच्चों का यौन शोषण करने के आदी है? क्या आसाराम को बच्चों के यौन शोषण करने की बीमारी है? क्या आसाराम पीडोफीलिया जैसी गंभीर मानसिक विकृति के शिकार है? नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में 1 महीने से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को आज दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका खारिज हो गई है, वहीं दूसरी ओर उन पर कोर्ट में आज एक और सनसनीखेज आरोप लगा है। हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जज से कहा कि आसाराम एक पेडोफिल है। आसाराम पेडोफीलिया नाम की एक गंभीर मानसिक विकृति से ग्रसित है। बचाव पक्ष साबित करना चाहता था कि लड़की को मानसिक रोग है, उसे फिल्में देखने का शौक है, लिहाजा पिक्चरें देखकर उसने आसाराम को फंसाने की ये एक कहानी गढ़ी है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज एक गंभीर आरोप आसाराम पर लगा, वो पीडोफिलिक है। लेकिन इस बात को अब अदालत में साबित करना होगा कि क्या वाकई में आसाराम पीडोफिलिक है। जिस वक्त राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, दोनों ओर से गर्मा गर्म बहस हो रही थी। देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी आसाराम को बचाने के लिए लड़की की उम्र और आसाराम की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की अपील कर रहे थे। तभी सरकारी वकील ने कोर्ट में एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा किया। सरकारी वकील ने कहा कि आसाराम एक बेहद ही गंभीर मानसिक विकृति से ग्रसित है। इस विकृति का नाम है पीडोफीलिया और इस विकृति के शिकार शख्स को पेडोफिल कहा जाता है। ऐसे गंभीर मानसिक विकृति के शिकार आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी वकील ने कहा कि इस गंभीर मानसिक विकृति का शिकार शख्स कम उम्र के बच्चों की ओर आकर्षित होता है और उनका यौन शोषण करता है। जोधपुर के फार्म हाउस में जिस लड़की का यौन शोषण हुआ वो भी नाबालिग। हालांकि आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने सरकारी वकील के इस आरोप पर सवाल उठाए। जेठमलानी ने कोर्ट में इस गंभीर आरोप के पक्ष में सबूत पेश करने की मांग की, लेकिन जज ने जेठमलानी की दलील को नहीं माना और आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम पहले से ही मुश्किल में है। 1 महीने से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। सेशन कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट से भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में पीडोफिल होने का जो नया और बेहद गंभीर आरोप उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, क्योंकि पीड़ित के पिता भी आरोप लगा चुके हैं कि आसाराम उनकी बेटी का यौन शोषण करने से पहले कई दूसरी लड़कियों का भी यौन शोषण कर चुका है। छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी भी पुलिस के सामने कई ऐसे खुलासे कर चुकी है, जिससे आसाराम के इस तरह की विकृति का शिकार होने का अंदेशा है। यानी आसाराम की मुश्किलें घटने वाली नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाली है। सुनील दत्त के साथ धीरज भटनागर, जोधपुर, न्यूज़ 24। आसाराम खुद को संत कहते हैं, दावा करते हैं कि वो संत हैं। ऐसे में अगर इस तरह के आरोप लगे हैं, यकीन मानिए बहुत ही गंभीर आरोप हैं। इस मसले पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि पीड़िता के वकील का इस मामले में क्या कहना है। एक पीडोफिलिक एक वर्ड होता है जिसका लॉ लेक्सिकॉन में भी वर्णन है और मेडिकल साइंस की जो बुक है उसमें भी उसका वर्णन है। तो पीडोफिलिक पेशेंट जो होते हैं उसको डिफाइन इस तरह से किया हुआ है कि जो ओल्ड एज हो, व्यक्ति खुद ओल्ड एज हो, अबाउ 60 अबाउ 70, और वो अट्रैक्ट होता है सेक्स करने के लिए बच्चों के साथ में, चिल्ड्रंस के साथ में। तो इस तरह के करैक्टर रखने वाले व्यक्ति को पीडोफिलिक कहा जाता है। तो ये मेडिकल साइंस में ये एक चीज मिली। तो जो आशाराम के ऊपर जो आरोप लगा है, इसमें बच्ची की जो एज है वो 16 वर्ष है और आशाराम की जो एज है वो अबाउ 70 है। तो ये जो संयोग ऐसा बैठा है कि ढूंढ तो रहे थे हम अपनी प्रोसिक्यूट्रिक्स के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं उसका खंडन करने के लिए, लेकिन मिला उसके अंदर हमें ये था कि साहब ये जो एलिगेशन आशाराम के ऊपर लगे हैं, इसको वन लाइन में हम ये कह सकते हैं कि दिस टाइप जिसके ऊपर ये आरोप लगते हैं वो व्यक्ति पीडोफिलिक हो सकता है। हमने ये कोर्ट के सामने जाहिर किया है कि ये जो इस तरह का एक्ट होता है वो लॉ लेक्सिकॉन के अंदर पीडोफिलिक वर्ड से डिफाइन किया हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उस जजमेंट को हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाहिर किया कि किस तरह से किसी के ऊपर भी आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो एक्ट
हुआ है और जो स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उस स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन को इन वन लाइन ऑफ मेडिकल साइंस वी कैन से दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मे बी सफरिंग फ्रॉम पीडोफिलिया। तो आरोपों के मुताबिक आसाराम पीडोफिलिक हैं, यानी कम उम्र के बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आदी हैं। ये आरोप लगा है और यकीन मानिए बहुत ही गंभीर आरोप है। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी केशवानंद, स्वामी चक्रपाणी, अजय गौतम जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर जयंती दत्ता मनोवैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभय वर्तक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनातन धर्म के, सनातन संस्था के आप प्रवक्ता हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता, मुझे लगता है कि दर्शकों को हमें यह समझाना होगा, बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले, कि आखिर ये बीमारी है क्या जो बताया जा रहा है कि आसाराम इसके शिकार हैं। पीडोफिलिया है क्या, जरा ये तफसील से बताएं। देखिए, आसाराम जी पीडोफिलिया है या नहीं मैं बता नहीं सकती, लेकिन पीडोफिलिया जो है उसमें होता क्या है, जो इंसान है वो उसकी रुझान जो है बच्चों के तरफ होता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, और ये अमूमन कुछ व्यक्तित्व में भी खामियां पाई जाती हैं इनमें, और ये जब भी कोई भी ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की जो नीड होती है उसके लिए ये बच्चों को ही चुनते हैं। इसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पीडोफिलिक जो है वो सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को ही, लड़कियों को ही चुनता हो, वो लड़के लड़की दोनों को ही चुनता है। और उसकी जो ग्रेटिफिकेशन की जो मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसे होता है कि वो पहले बच्चों को लुभाता है, और उनकी उम्र के लिए बच्चे सस्पेक्ट भी नहीं करते। आम जनता जो है वो भी उनके ऊपर ऐसे सस्पिशन की नजर से नहीं देखती। वो सहलाते हुए, पुचकारते हुए बच्चों को आकर्षित करते हैं, लेकिन वहां से शुरुआत हो जाती है उनकी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की। वो बच्चों को छूना शुरू करते हैं। मोस्टली दिस इज द बैड टच, प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं बच्चों को, फिर उनकी ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन तक बात आ जाती है। और जब ये ग्रेटिफिकेशन पे उतारू होते हैं तब उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात नहीं आती कि मैं किसकी मासूमियत से खेल रहा हूं। मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा। मैडम मैं आऊंगा आपके पास। अजय गौतम जी, एक संत, स्वच्छ निर्मल छवि, माना जाता है कि मन बिल्कुल निर्मल होता है, उस पर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कितना गंभीर है ये मामला? देखिए, पहली बात तो आसाराम जी को संत कहना या संत की तथाकथित स्वयंभू भगवान कह लीजिए, ठीक है, उनके समर्थक उन्हें भगवान भी माने, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि जो लोग पहले ड्रग्स का कारोबार करते हैं, शराब बेचते हैं, बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, बाद में धर्मगुरु बन जाते हैं, और धर्मगुरु की आड़ में, मैजिक रेमेडीज की आड़ में भूत प्रेत के नाम पे जो है छोटी नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करते हैं। इससे ज्यादा गंभीर अपराध की अगर बात करी जाए तो वो अगर किसी भी संत पर लग जाए तो वास्तव में मानिए पूरे कहीं ना कहीं ये सभी लोगों के लिए आघात है। ये हर उस व्यक्ति के घर लिए आघात है जिसके घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए आघात है जिसके बच्चे उन 17,000 बाल संस्कार केंद्रों में पढ़ते हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए शॉकिंग बात है जिसके बच्चे कभी भी उस गुरुकुल के अंदर, उस बाल संस्कार में, उस वेदांत में पढ़े जो एक्यूज आसाराम के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, अभय वर्तक जी, आप संत मानते हैं ना आसाराम को? बहुत बड़े संत मानते हैं। क्या एक संत ऐसा होता है जिस तरह के आरोप लगे हैं उन पर? नहीं, जिस प्रकार से अभी आपने दिखाया, क्या आपको मतलब इसकी पुष्टि हो गई है कि जो पीडोफिलिक आपने वो पीडोफिलिक है करके आपने उनके बारे में कहा है? ये वकील ने कहा है, पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको गारंटी नहीं? वकील के भी आपने पूरी तरह से इंटरव्यू आपकी चैनल पे अभी मैंने सुना, तो ऐसा हो सकता है, ऐसे उन्होंने किया है। तो उसका मतलब है कि आपने तय कर दिया कि वो है, और उसका एक कंक्लूजन निकाल के बार-बार मुझे पूछना है कि आपका एक चैनल जिम्मेदार है, आप पत्रकार है, तो आपने उनके एक शंका का इस प्रकार से भांडवल बनाकर उनका। अभय वर्तक जी, आप इस तरफ ना जाएं। मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरफ आप ना जाएं। आप लोग तो पहले ये भी कर रहे थे कि बिल्कुल पाक साफ हैं, उन्हें लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली, हाई कोर्ट से जमानत की याचिका उनकी खारिज हो गई है, अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करें।
नहीं, ये इसके लिए मैं बताता हूँ कि आज भी हम न्यायपालिका के ऊपर हम विश्वास नहीं रख रहे हैं। नहीं, ये दुख की बात है। न्यायपालिका को उसका काम करने दो। हमारे सामने एक ही 5-6 न्यायपालिका नहीं काम किया ना अभय वर्तक जी, आपको तो जानकारी होगी, न्यायपालिका से ही तो याचिका खारिज हुई है। 6 साल हाईकोर्ट से जमानत की याचिका खारिज जेल में रहे और जेल में रहने के बाद 6 साल के बाद वो निर्दोष पाए गए, उनको बरी किया गया। बाद में जो भी उनकी बेइज्जती हुई थी वह कहाँ से आप भर के देंगे? अच्छा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले 30 दिन से मीडिया नहीं, दोनों बातें आप कह रहे हैं, एक तरफ दूसरी बात कह रहे हैं आप, इसका मतलब क्या न्याय प्रणाली भी आपका भरोसा नहीं है? कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ, वो शहीद हुए, वो महत्वपूर्ण नहीं लगता है। चलिए आप कहीं से कहीं चले गए, विषयांतर हो गए आप। स्वामी केशवानंद, आपसे समझना चाहूंगा कितने गंभीर ये आरोप? देखिए, आरोप बहुत गंभीर है ये, और अगर इस तरीके की बीमारी अगर है तो ये बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन मैं साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ यहाँ। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ऐसा तो नहीं कि महात्मा गांधी जी के लिए फॉलो कर रहे हैं वो। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं, मैं लंदन में एक बार लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा था, भारत में तो ऐसी पुस्तक मिलती नहीं है, ना कोई किताब मिलती है इस तरीके की। गांधी जी को बीमारी दूसरे तरीके से थी कि वो बड़ी औरतों के साथ रहते थे। इसका मुझे नहीं पता। इस पर हम बात नहीं, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरी बात सुनिए। ये अनर्गल बातें हैं, अनर्गल बातों पर हम बहस नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचिए, गांधी जी को जो बीमारी थी। स्वामी केशवानंद, नहीं विषयांतर ना हो, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस पर आप विषय पर मेरी गुजारिश आपसे, आप हमारे मेहमान में भी लंदन में इसके पूरे, आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और सौभाग्य से आज के दिन ही वो लेख छपा, प्रिंट हुआ है। ठीक है, हम इस पर बात कीजिए, आसाराम के बारे में बात कीजिए। बापू आसाराम के बारे में अगर बात, मैंने पहले कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा मानसिक विकृति है। नहीं, ये मानसिक विकृति बीमारी नहीं, मानसिक विकृति। मानसिक विकृति अगर है तो बिल्कुल गलत है, और किसी संत के लिए है तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, हम ये चीज देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले बापू आसाराम ने जो किया है उसका पश्चाताप उन्हें है या नहीं है मैं नहीं जानता, और जो उन्होंने किया है वो भुगतेंगे भी उसके लिए, ये भी पक्का मान लें आप इस चीज के लिए 100%। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे देश में 2 कानून होते हैं। अभी आप बाबूलाल नागर को देख लीजिए, मैंने बापू आसाराम के लिए यही बोला था, क्यों इनको 15 दिन का टाइम दिया, क्यों नहीं अरेस्ट किया 15 दिन पहले आपने? वही टाइम आप बापू आसाराम को टाइम दिए 15 दिन, तो आपने 15 दिन खराब किए। वही बाबूलाल नागर को आप टाइम दे रहे हैं, तो आखिर बाबूलाल नागर को आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? वही गहलोत सरकार है। ये एक सवाल है, नहीं सवाल जरूर है, बड़ा सवाल है, सही कह रहे हैं। ये चीज है जो प्रभावशाली लोग हैं, क्या उनके आगे कानून बना होता है? ठीक है। अब एक बार फिर से मैं डॉक्टर जयंती दत्ता का रुख करना चाहूंगा, आप मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता, अगर कोई इस तरह की मानसिक विकृति से ग्रसित है कोई शख्स, तो क्या उसका समाज के लिए कितना खतरनाक माना जाएगा? खासतौर पर जिस तरह से आसाराम आश्रम में रहते थे, एकांतवास किया करते थे, वहां पर लड़कियों को बुलाया करते थे, जो आरोप तमाम लगे हैं। देखिए, आरोप अपनी जगह है। आसाराम जी वाकई पीडोफाइल हैं या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी प्रूव्ड। बट अगर पीडोफाइल कोई इंसान पहचाना जाता है तो वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे बच्चों के लिए। समाज में उसको खुला छोड़ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। इसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड बी कॉन्शियस कि ये जो बच्चों के साथ ये मेलजोल करते हैं, तो वो मेलजोल का जो पैमाना है वो किस तरह का है। अब आसाराम जी क्या करते थे, क्या नहीं करते हैं, वो सब जुडिस मामला है, दैट रिमेन्स टू बी फाउंड आउट। बट पीडोफाइल्स आर डेफिनेट डेंजर टू द सोसाइटी। ऐसे लोगों के साथ क्या बच्चों को छोड़ा जा सकता है एकांतवास में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए, बच्चों की बचपन से तो खिलवाड़ करते ही हैं, उनकी जो बाकी जिंदगी है उसके लिए भी ये इतना हलचल मचा देते हैं कि जो पीडोफाइल होता है उसका अगर शिकार हो चुका है बच्चा, तो वो एक एडल्ट नॉर्मल लाइफ जीने से भी कतराने लगता है। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी, अगर कोई शख्स खुद को संत कहता है, स्वयंभू संत अगर वो है, आसाराम का दावा है, उनके समर्थक ऐसा कहते हैं, तो संत तो ऐसे माने जाते हैं और खासतौर पर योग वगैरह भी किया करते थे आसाराम, जो इंद्रियों पर काबू रखे। जी, तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि वो इंद्रियों पे काबू नहीं है उनका? ऐसा बताइए, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, ऐसा कहाँ लग रहा है? लगे ना अभी आप जो आपने इसे घिनौना आरोप तो हो नहीं सकता, तो नहीं, घिनौना तो आरोप लगाने के लिए आरोप तो घिनौना ही लगाया जाता है जो आरोप लगता है। जहां तक बात है, अभी आपने वो अधिवक्ता के उनकी बाइट दिखाया, इसके पहले जेठमलानी जी ने उन पर लगाया, अभी इन्होंने इस पर लगाया, इसमें शब्द प्रयोग किया मे भी, शायद हो सकता है, लेकिन आप इतनी कॉन्फिडेंस से करें कि नहीं वो तो बीमारी से ग्रसित ही है। आपने मनोचिकित्सक को बैठा लिया, अब उसके बाद तो ये जो चीरहरण हो रहा है बार बार, एक संत के साथ इस तरह चीरहरण हो रहा है जिसने लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन में अध्यात्म, हम तो मानते हैं जिस करोड़ों लोगों के जीवन में अध्यात्म का संचार किया है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। नहीं, आप क्या खारिज होने से अपराधी हो जाता है वो आदमी? जेल में है ना? नहीं, खारिज होने से अपराधी
कुछ तो सबूत होंगे उनके खिलाफ। ऐसा है, आप ये जानते हैं पॉक्सो कानून के अंतर्गत ऐसे जमानत अभी होती भी नहीं। अभी तो वो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ, 90 दिन का समय है, चार्जशीट दाखिल होगा, उसके बाद उस पे होगा। तो ये अगर जो जमानत रद्द होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। अजय गौतम बोलिए। देखिए, सवाल यहाँ हमें ये तय करना है, खैर मेरे बड़े भाई हैं चक्रवाणी जी, तो हमें ये तय करना है कि वो जो लड़की है जिसे हम आज हिंदू धर्म को जोड़ के, मेरे अभिवर्तक साहब भी देखते हैं, भाई साहब भी हमारे देखते हैं कि वे हिंदू धर्म से जुड़ी, मैं बात करता हूं 16 वर्ष की लड़की जिसके साथ मैजिकल रेमेडीज के नाम पर यौन शोषण हुआ, क्या वो लड़की हिंदू नहीं है? वो लड़की किसी और धर्म की है? जो अगर उस लड़की की अस्मिता पर जो हमला हुआ, अपराध है, उस लड़की, मैं वही कह रहा हूं, उस लड़की की अस्मिता पर जो हमला हुआ, और ना जाने ऐसे कितने बच्चों के साथ हुआ होगा, और जिसकी रिपोर्ट कंटिन्यू आती रही है। कोई तंत्र मंत्र के नाम पे मार दिया जाता है, कोई बलि दे दी जाती है, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, किसी के बच्चों को बंधक बना के रखा जाता है, मजाक बना के रख दिया हिंदू धर्म को लेकर कि आज अगर आशाराम बापू पर आरोप लगे तो वो हिंदू धर्म से जोड़ दिया। वो लड़की हिंदू नहीं है क्या? हम उसके साथ खड़ा होना कोई पाप है, कोई गुनाह है? उसके साथ खड़ा अगर वास्तव में हिंदुत्व की परिभाषा देखेंगे तो वो कहता जो दिल है ईद है, उसके साथ देना जो है वो असली हिंदुत्व है। ठीक है, अभय वर्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल छोटी टिप्पणी कीजिएगा, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा हमें। अजय, हाँ जी, बिल्कुल छोटी टिप्पणी। अजय गौतम जी ने जो कहा था इसके ऊपर मैं कहता हूं कि जो बापूजी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि 2 बच्चों का खून का तंत्र विद्या के ऊपर, सीबीआई ने उसका जांच की, सीआईडी ने जब उसी समय गुजरात समाचार में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एक विज्ञापन छपा है। अभय वर्तक साहब जो बात कही है उसी से जुड़ा एक सवाल है, तो इसका जवाब ब्रेक के बाद सुन लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, उनकी बात तो पूरा हो जाने दीजिए, मुझे कंडक्ट करने दीजिए चक्रवाणी की बात तो सुन लीजिए, मुझे कंडक्ट करने दीजिए, मैं बहस मैं कर रहा हूँ। हाँ अभय वर्तक जी, एक सवाल दरअसल खड़ा ये होगा कि आश्रम में बच्चों की जो संदिग्ध मौत हुई, और अगर पीडोफिलिया बीमारी से ग्रसित है आसाराम, तो क्या इन दोनों के बीच भी कोई संबंध है? आसाराम की मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं और आज तो उन पर बहुत ही संगीन आरोप लग गया है। आरोप यह लगा कि पीडोफिलिया नाम की बीमारी से वो ग्रसित हैं। एक मानसिक विकृति है ये, जिसमें शख्स कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स करने का आदी हो जाता है। यकीन मानिए बहुत ही गंभीर आरोप लग गए हैं। स्वामी चक्रपाणी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये तमाम आरोप आसाराम के खिलाफ ही क्यों लग रहे हैं? पूरी फहरिस्त है मेरे पास। टॉर्च जलाकर लड़कियां पसंद किया करते थे, अफीम की लत की उन्हें, काला जादू करते थे, बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत हुई उनके आश्रम में, महिला वैद्य की उन्हें जरूरत पड़ती है जेल में, जमीन हथियाने के आरोप लगे, और अब ये संगीन आरोप। आप बताओ, आप उनको दिखाई नहीं देता कि टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी, और आज ही एक दिन में अफीम खाने लगे। जिसने आरोप लगाया था, जिस व्यक्ति ने आकर के आपकी टीम का कि हाँ कि 18 साल से, तो उससे पूछिए कि 18 साल से तो अफीम खिला क्यों रहा था? उस सबसे पहले तो केस नहीं होना चाहिए 18 साल से अफीम खिलाने के लिए। आप ये पहले उसको जेल होना चाहिए। व्यक्ति कह रहा है 18 साल से अगर मैं आपको जहर दे रहा हूँ, पॉइजन दे रहा हूँ, तो क्या उस पर केस नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर? आपको ये भी तो देखना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं आप? जो बोलिए हम सबका उत्तर देते हैं। काला जादू करने के आरोप लगे उनके आश्रम में। काला जादू का तो सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर दिया। संदिग्ध की मौत की वो भी अभी अभिवर्तक जी बता रहे थे, वो भी उसमें भी कोई दम नहीं निकला। जमीन हथियाने के आरोप लगे। जमीन एक दिन में हथिया लिया, कमाल की बात है। और सरकार नजर आ रहा है कहाँ पे किया हुआ है? चाइना ने आप सरकारों को दोष क्यों नहीं देते इन चीजों के लिए? चाइना ने भारत में अपनी जमीन कब्जा किया। आनंद जी, मुझे इसमें बोलना है कि 18 मर्डर्स हुए हैं उनके आश्रम में। अगर कहें, मुझे अगर वो कहें तो मैं उनको नाम और डेट के साथ बता दूं कि किन लोगों के किस डेट को वहां पर संदेह पर यानी कि डाउटफुल सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई है। 18 मर्डर्स की। और किसी चीज पर डाउट है सरकार के ऊपर, और जो डाउट किसी के ऊपर नहीं है। हमें अगर डाउट है तो सिर्फ सरकार के ऊपर डाउट है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, और पिछले 30 साल 40 साल में डीके त्रिवेदी कमीशन आज भी बैठा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं हुई है, जिसमें 6 बार कमीशन। आनंद जी एक बात हम बताना चाहते हैं। आनंद 6 बार नहीं है। बिल्कुल छोटे। आनंद ये बताइए कि बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि तंत्र के लिए मार दिया गया, आसाराम ने ये मार दिया, क्या विद्यालय खोल रहे मारने के लिए? और मिड डे मील के नाम पे 27 बिहार में मर गए और हजारों मर रहे हैं, तो सरकार किस तंत्र के लिए मार रही है? अपने दर्शकों को बता दें कि आसाराम पर एक और भी बहुत गंभीर आरोप लगा है। जो विकृति उनमें आई, जो जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो कहां से आखिर विकृति आई? गंभीर आरोप लगा। पीड़िता के वकील ने कहा कि आसाराम दरअसल एक मानसिक विकार से ग्रसित हैं, और इस तरह के शख्स कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स करने के आदी होते हैं, उन्हें लत होती है एक तरीके से। ये विकृति उनमें आखिर कहां से आई, इसके बारे में आसाराम के ही पुराने वैद्य का क्या कहना है, ये पहले आप सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो एक वो रशिया का कोई कम्युनिस्ट है, पहला वाला, हाँ वो नाम तो मैं भूल गया हूँ,
लेकिन उसका कुछ कोई किताब थी, हाँ, उसमें पढ़ा था कि उससे उसकी उम्र बढ़ती है। हाँ, नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण करने से, उसको संपर्क बनाने से और इस प्रकार के शारीरिक क्रिया करने से उम्र बढ़ती है, ऐसा उसके मगज में एक वहम है। आसाराम बापू ने किताब पढ़ी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, किताब पढ़ के ये सब। हाँ हाँ, वो उन्होंने मुझे ये बताया था। क्या बताया था? ये कि ये मार्क्सवादी जो है वो इस प्रकार से लंबी उम्र का हुआ था, लड़कियों के साथ ये यौन क्रिया करने से उम्र बढ़ती है। अभय वर्तक जी, ये आरोप मीडिया नहीं लगा रहा है, ये बातें अमृत प्रजापति ने कही हैं। वो अमृत प्रजापति जो किसी जमाने में आसाराम के बहुत खास हुआ करते थे, उनके वैद्य हुआ करते थे। नहीं, ऐसे आरोप अमृत प्रजापति है, महेंद्र चावला लगाते हैं। इसके लिए हमने खुद स्वयं आश्रम में जाके देख के आए। वहां पे 18-20 साल से 30 साल से लोग रह रहे, उनसे भी वार्ता की। जो अभी रसोईया है उसके साथ भी वार्ता की, तो उन्होंने सबने बताया कि जिन लोगों को आश्रम से धक्के मार के निकाला गया, जिन लोगों ने संस्था छोड़ी है, वो बापूजी की बदनामी कर रहे। हम 30 साल से बापूजी के साथ है, 20 साल से बापूजी के साथ। कहीं इसीलिए तो नहीं निकाल दिया गया कि ये लोग राजदार हो गए थे? कई ऐसी बातें जान गए थे आसाराम के बारे में जो सामने आ जाती तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। नहीं, उनका कहना है कि ये जो जिनको निकाला गया है उन्होंने पैसे की हेराफेरी की। मैं आपके चैनल से किसी की बदनामी करना नहीं चाहता हूं। उनका जो कहना है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। मैं तो कहूंगा कि न्यूज 24 को ऐसे जिन व्यक्तियों के साथ हमने बात की है उनका डायरेक्ट फोन नंबर देंगे, आप उनको भी फोनों में लीजिए। आपने उनके महिलाओं के साथ भी वार्ता की, उनके हॉस्टल में भी गए थे। उनकी महिलाओं का कहना है कि मेरी बेटी, मतलब वहां पे 2-3 ऐसी महिलाएं थी कि जिनकी बेटी और वो माँ दोनों साथ रह रहे। उन्होंने कहा कि हम माँ और साथ में रहते, ऐसे गंदे काम यहाँ पे होते तो हम हमारी बेटिया के साथ यहाँ पे नहीं रहते। मैं समझ गया आपकी बात। पे हमने अजय गौतम आपको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं चलूंगा, हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता भी हैं। अभय जी इसमें पूरा कहने दीजिए। मुझे लगता है आनंद जी बार बार मुझे आप ब्रेक लेते थे। मैंने तो छोटे में रखिए ना अपनी बात सर, छोटे में रखने के लिए कहा था। उस जो डीके त्रिवेदी कमीशन बैठा था उसके अंदर जो सीआईडी की जांच चल रही थी, सुन लीजिए, सीआईडी की जांच चल रही। सीआईडी वालों ने विज्ञापन दिया था कि लोगों की कंप्लेंट्स हो तो हमारे पास आए। अभय साहब, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी व्यक्ति ने उनके उधर अभय साहब बात तो सुन लीजिए। अभय साहब जी के ऊपर अत्याचार, मतलब काली जादू का जो आरोप लगाया था। अभय जी बात अभय जी, मैं आपने कहा कि आप उनके नंबर देंगे। मैं आपको ऐसे तकरीबन 100 लोगों के नंबर दे देता हूं जिनके बच्चे आज भी वहां पर बंधक है, जो माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी वहां पर बंधक बना के रखा हुआ गुरुकुल में। मैं चाहूंगा एक बार आप उनसे भी जाके मिले। जिन बच्चों की वहां पर अभिषेक और दीपांशु की बात नहीं कर रहा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बाकी के ऐसे 18 लोग जिनकी संजय पर मृत्यु हुई है वहां पे, उनके परिवार वाले को नंबर दूंगा। अगर चाहूंगा एक बार जाकर आप उनसे मिले। मैं उन लोगों के नंबर दूंगा जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ वहां पर होता था, आप उनसे भी जाकर मिलेगा। सरकार क्या कर रही है? सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार चलाना ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। हमारा काम है सही जगह पे सही मुद्दों को उठाना, वो हम उठाते हैं। हम सरकार, हमारे पास प्रशासनिक अधिकार नहीं है कि हम जाकर किसी को करें। आप, मैं कहता हूँ आप एक बार उस पीड़ित परिवार से तो जाकर मिलेगा। आप उनसे क्यों नहीं मिलते जाकर? आप उन लोगों से क्यों नहीं जाकर मिलते जिनके बच्चों की मृत्यु हुई है उस आश्रम के अंदर? 18 से ज्यादा लोग हैं ऐसे जिसने 11 दिन के लिए आश्रम को जमीन दी सत्संग करने के लिए, और 20 साल से वो महिला केस लड़ रही है अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए। आप उनसे क्यों मिलने के लिए गए आज तक? आप हमेशा सिर्फ वही जाते हैं मिलने के लिए कि जहाँ पर कोई फंडिंग हो या जहाँ पे निज स्वार्थों की पूर्ति होती हो। नहीं, बात कुछ नहीं है। बदनामी का कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है। बदनामी का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ना आप कौन है? कौन शख्सियत बदनामी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है? और आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि एक एक्यूज्ड को डिफेंड करने का। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी एक्यूज्ड को डिफेंड करने का। एक व्यक्ति जिसके ऊपर पिछले 20 साल से आपराधिक मामले लगातार दर्ज होते हुए हैं, उसको बचाने का आपने डिफेंड लिया है। हिंदुओं से जोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है। वर्तक जी, अगर इस बात को ये कह रहे हैं अजय गौतम जी कि जिन लोगों के बच्चे मरे हैं या आश्रम में जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनसे आप क्यों नहीं मिलते जाके? क्या इस बात में क्या दिक्कत है? आप एक पक्षी कैसे सुन सकते हैं? आप दोनों पक्षों की क्यों नहीं सुनते? इस बात से क्यों नहीं सहमत होते आप कि दोनों पक्षों की आपको बात सुननी चाहिए? अभय वर्तक जवाब दीजिए। अभय वर्तक जी, इस बात नहीं,
हाँ, मैं जवाब दूंगा इसका। मुझे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अजय गौतम जी ने 100 बच्चों को बंधक बनाया गया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो अभी तक वो पुलिस में क्यों नहीं गए? मुझे बताइए, बंधक बनाया गया मतलब कितना गंभीर आरोप है। सरकार देख रही है, सब कोई देख रहा था उसके लिए। चाहिए ये जो आरोप गिराए जा रहे हैं, इसके लिए मीडिया के ऊपर मीडिया में बताते नहीं है। चलिए, अब हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता भी हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर जयंती दत्ता, एक शख्स पर पीडोफिलिया से ग्रसित होने का आरोप लगता है, उसी शख्स के खिलाफ एक लड़की इल्जाम लगाती है यौन शोषण का, उसी शख्स के आश्रम से कई बच्चों की लाश मिलती है, संदिग्ध अवस्था में मौत की बातें सामने आती हैं। क्या इसे आपस में जोड़कर देखा जा सकता है? जरूर देखा जा सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले चक्रपाणी जी को मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक को लाके बिठा दिए, आपको भी तो लाके बिठाए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि कोई एक संत जिसके इतने करोड़ों तादाद में भक्त हैं, उनके ऊपर लगातार एक के बाद एक ऐसे तोहमत लग रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, जहां पे पुलिस फोर्स्ड होती है कि उनको अरेस्ट करे। उनके अपने लोग जितने भी, चाहे इसके पीछे कोई भी मंशा रही हो, शिल्पी को अरेस्ट किया, शिवा को अरेस्ट किया, तो कहीं आप लोगों को नहीं चाहिए इस चीज को तलाशें कि क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं? अगर वो संत महात्मा है तो उनके ऊपर ये आरोप लगना भी एक गुनाह है। और जयंती दत्ता जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इसलिए ये बातें मैं कहा कि देखिए, अभी उसने कहा कि मे भी शायद उन पे ये हो सकता है, और मीडिया ट्रायल में उसमें क्या होता है कि एक ऐसे मैंने आपका नाम नहीं लिया, एक डॉक्टर को बैठा के और ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि हाँ, वास्तव में आसाराम बापू जी से पीड़ित है। ये चीजें नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने मेरे डेजिग्नेशन को उछाला। जब अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनते, आप सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हो अपनी बात रखने के लिए। मैंने सबसे पहले ये बात कही, मुझे नहीं पता कि आशाराम बापू पीडोफाइल है या नहीं, इसी से मैंने शुरुआत करी है। भक्ति तो ठीक है, लेकिन अप्रिशिएट दैट। नहीं, अंधभक्ति अभिवर्तक साहब, आपसे भी मेरा सवाल है। स्वामी चक्रपाणी, पहले जवाब दीजिए। नहीं, भक्ति तो भक्ति ही है, उसमें अंधभक्ति नहीं होती, और हमारा सनातन धर्म तो त्रिविध विज्ञान के आधारित है। पहले ही दिन से क्लीन चिट दे रहे हैं आसाराम को। नहीं, आप पहले ही दिन से आप उनको अपराधी साबित कर रहे हैं। नहीं, पहले ही दिन से आप अपराधी बनाने के चक्कर में, पहले ही दिन से आप बलात्कारी कर रहे हैं, पहले ही दिन से बलात्कारी कर रहे हैं, और हम दोनों पक्ष बलात्कारी किसी ने नहीं कहा। झूठ बोल रहे हैं चक्रपाणी जी। स्वामी जी, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप तमाम दर्शकों के सामने लाखों करोड़ों में बलात्कारी किसी ने नहीं कहा। आरोप आपने वो किया, हर किसी ने आरोप किया। कुछ है, जब FIR है तो फिर उसको बदल दिया, छेड़छाड़ हुआ जी। तो सवाल मेरा सवाल सीधा सा है, भक्ति और अंधभक्ति के बीच में फर्क होता है। अंधभक्ति क्यों? आप कभी उनको अनेक, कभी जमीन कब्जे का आरोप लगाते, कभी टार्च मारने का आरोप लगा रहे हैं। आज सेक्सुअल क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मीडिया लगा रहे हैं, आप लोग लगा रहे हैं। आप समाज में आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? तमाम आरोप लगे। हाँ, अजय गौतम जवाब देंगे। पहली बात तो मैं महाराज श्री से कहूंगा, आरोप नहीं लगाए गए। जो मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है, सिर्फ उनकी बात होती है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि उनके खिलाफ 307 की आप बात कर रहे हो, तो मैं राजू चंडोक की FIR की कॉपी लाके दिखा सकता हूं। कोई मुझे कहेगा कि एक कैमरामैन को थप्पड़ मारने की, बुजुर्ग को लात मारने का अगर मुकदमा उन पर 323 का PS कविनगर में दर्ज है, तो वो मैं जनता के सामने दिखा सकता हूं। अगर 700 करोड़ रुपए का अगर उनके ऊपर सीरियस ऑफेंस लैंड ग्रैब का दर्ज है, तो उसकी कॉपी में लाके दिखा सकता हूं। ये मात्र आरोप नहीं है, ये एक सच्चाई है महाराज। इस चीज को आपको भी खुले दिलो दिमाग से स्वीकार करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे संत हैं, आप हैं, महाराज श्री है, इतने सारे, आज तक किसी पे आरोप नहीं लगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर पिछले 25 साल से लगातार मुकदमे दर्ज है, और कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक कारण से, देखिए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। मैं आज बताता हूं, जिस देश के अंदर किसी संत के पैर जाके, अगर उस देश का गृह मंत्री उसके पैर छुएगा जाके, और उस देश का प्रधानमंत्री अगर पैर छुएगा जाके, तो किस अधिकारी की मजाल है कि वो जाके उसके आश्रम पर कार्रवाई करे? कौन बुलडोजर लेकर जाएगा? जी अजय जी, मैं आपको बता दूं कि आसाराम बापू एक ऐसे संत है जो अपने पैर छुआते ही नहीं, और मुझे अभी पता चला कि वो पैर किसी को अपना छूने नहीं देते। ये कैसे पता चला? मैंने देखा ना, मैं खुद मिला, उनके सीट से बताया कि वो पैर नहीं छूने देते। आते जाते। अरे मैं कभी नहीं गया। अभी सुनिए ना, अरे कहीं नहीं। अभी एक आपने चूंकि बाइट दिखाया, तो उसमें दिखाया जाता है कि आसाराम बापू किसी को पैर से मार रहे हैं, तो हमने उस पे बारे में पूछा कि ये क्या है। तो उनके लोगों ने बताया सुखबीर स्वामी जी वो कभी अपना पैर नहीं छूने देते किसी को। झुक कर उठा सकते थे, उन्हें पैर से लताड़ने की क्या जरूरत? आप देखिए, आप अभी परिभाषा मत करिए कि कैसे किया जा सकता है। हमने भी वो तस्वीरें देखी है ना, कोई झुक रहा है,
उसके लिए उनपे देखो 75 साल के एक वृद्ध संत पे इस प्रकार से बार बार ट्रायल जो किया रहा है, उसके जो लोग पीड़ित है उसको आप नहीं दिखा रहे। मैंने आपसे सवाल यही पूछा शिवा था, की चोटी काट दी गई, शिवा को पुलिस ने मारा, उसकी बाइट आप नहीं दिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर जयंती दत्ता का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। मैडम, वो बात अधूरी रह गई थी, आपसे मैंने एक सवाल पूछा था। दरअसल आसाराम पर जो आरोप लगे हैं कि पीडीफिलिया से ग्रसित है, मानसिक विकृति उन्हें एक है, और उन्हीं के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया, वो भी कम उम्र की लड़की है, यौन शोषण का आरोप उसने लगाया, और उन्हीं के आश्रम से कई बच्चों की लाश भी बरामद होती है संदिग्ध अवस्था में। कैसे आखिर इसे आपस में जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ये बहुत दुखद स्थिति है कि जो आरोप लगाने वाले हैं वो भी उनके अपने ही हैं। बच्ची जो है उन्हीं की गुरुकुल से है, और जो जिनकी बच्ची है ये, वो भी इनके भक्त रह चुके हैं। और अभी भी जो खुलासे आप कर रहे हैं लगातार मीडिया में, मेरे ख्याल से ये फाइट जो चक्रपाणी जी कर रहे हैं, तो इसका मतलब पुलिस गलत है, जुडिशियरी गलत है, हर कोई गलत है। आरोप बात करना चाह रहा हूँ जयंती जी, और ये जो जोड़ने की बात आप कह रहे हैं, जरूरी जोड़ सकते हैं हम। जयंती जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या इस बीमारी में जो इस मानसिक विकृति से ग्रसित शख्स होता है, सिर्फ बच्चियों को गलत निगाह से देखता है, या बच्चों को लेकर भी गलत भावना उसकी होती है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, ये हर तरह के बच्चों को गलत नजर से देखता है। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। लड़के भी उसमें होते हैं, कम उम्र के लड़के भी होते हैं, मतलब अगर आश्रम से कुछ लाशें मिली, संदिग्ध अवस्था में बच्चों की मौत हुई, तो फिर वो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं जुड़ सकता है। शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। डॉक्टर दत्ता जी, मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोर्ट में ये प्रूफ किया जा सकता है इस बीमारी के बारे में कि इस व्यक्ति को ये मानसिक बीमारी है? मैं अपने बिल्कुल प्रूफ की ये प्रूफ किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट दैट नीड्स अ डिटेल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिए, ये सब किसी तरह उनको मात्र फंसाने के लिए ट्रायल चल रहा है, और एक दूसरे पे पहले उन्होंने भी ये वकीलों की आपसी तर्क कुतर्क चलता है और उसमें होता है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं भी से भी सच्चाई है। ये एक संभावना व्यक्त की गई है, और हमें नहीं लगता दूर दूर तक इसकी कोई, जिसने लाखों लोगों के जीवन में वो किया है, 25,000 जिसकी बात सरकार केंद्र खुला है। स्वामी जी, एक तरफ आप कहते हैं कि आसाराम के प्रवक्ता नहीं, वो भी आप जेल गए, जानकारी कैसे आपके पास जेल गया? पूरा दुनिया जानता है। आप इंटरनेट दबाए, उनके लोग हमें बताते हैं कि इंटरनेट पे तो हमें दूसरे तरह की जानकारियां मिल रही, हम दबा रहे हैं तो नहीं। आप इंटरनेट की बटन निगेटिव दबाते हैं ना, आप समस्या ये है कि आप पॉजिटिव में दबाएंगे नहीं। जो बातें उनकी हर बातों को आप अपनी तरीके से भाई साहब से और अभ्यवर्तक से उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। 24 अगस्त 2013 एक आश्रम में जब सत्संग हो रहा था, तब आशाराम बापू जी ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऐसा नहीं है, वो दोषी है, ऐसा नहीं है, मैं दोषी हूं तो साबित करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये ऑन रिकॉर्ड, अगर कोई चैलेंज करता है तो मुझे समय दीजिए, मैं वो सीडी लाकर चला सकता हूँ। सबने सुना था, क्या इसका मतलब पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि अपराधी है? नहीं, मैं निर्दोष हूँ ऐसा नहीं है, मतलब ये गिल्ट कॉन्शियस एक व्यक्ति का बाहर आता है, मैं निर्दोष हूँ ऐसा नहीं है। ये बात उस बात के संदर्भ में कही क्योंकि मामला ही वो चल रहा था महाराज श्री। आपको ये बात ये कहना कि मैं, वो तो खुद कह रहे कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है, तो इसमें फिर भी हम लोग अंधभक्ति की पंडित जी दौड़ाए जा रहे हैं। आप न्यूज 24 में नौकरी कर लीजिए, आप बहुत अच्छे एंकरिंग करेंगे। आप चलने में खुश हूँ महाराज, आप पॉइंट बड़े अच्छे निकालते हैं, जैसे हमारे आनंद निकालते हैं, जैसे आनंद निकालते हैं वैसे आप निकाल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी, ये भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि आप कहते हैं कि आसाराम से आप जुड़े हुए नहीं हैं, आप उनके आश्रम में जाते नहीं हैं। इतनी जानकारी आसाराम के बारे में कैसे आपके पास आ जाती है? जानकारी है, जानकारी क्यों नहीं होगी? अच्छी बात, हर संत के बारे में हमारा काम है, हमारे पंडित जी के बारे में जानकारी है, होंगे, कोई बताता तो होगा। इतनी निजी जानकारियां कि निजी जिंदगी में वो बिहेव करते हैं वो भी आपको पता है, एकांतवास में वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो भी आपको पता है। हमारे संपर्क है, अभी मैं बापू से मिलने गया था, जेल में हम लोग मिले, हम थे अभी बोलिए ना। अरे तो आप पूछिए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, छिपा के थोड़े रखे हैं, नहीं आपका कोई संपर्क नहीं, आसाराम से कोई नहीं, हमारे पहले से कोई संपर्क नहीं रहा। अभी जब हुआ तो इसमें हम लोग जाकर के जेल में मिले, हमारा संतों का पूरी प्रतिनिधि मंडल गया, जाकर के मिले, क्योंकि एकांतवास पे वार्ता करने हम नहीं गए थे। स्वामी जी आचार्य स्वामी जी का है, संत को सताए हमें बताए, ये उनका घोष है, इसके लिए हम गए। अच्छा, आप भी गए थे? अत्याचार हुआ है, इसके लिए गए थे अभयवर्तक साहब? स्वामी चक्रपाणी जी, हाँ, हम भी गए थे और आगे भी जाएंगे। जिस भी संत के ऊपर अत्याचार होगा, जिसका भी संत मीडिया ट्रायल होगा, कोई भी संतों की बदनामी होगी, हम उसी हर जगह पे जाएंगे और हर एक संत के पीछे इसी प्रकार जी, मुझे एक सवाल का जवाब जैसे लोग पिछले 30 दिन से हम देख रहे हैं कि बापूजी की जिस प्रकार की जा रही है वो गलत है।
अच्छा। हमने दिखा कि मीडिया ने दिखाया 1000 लड़कियों ने आत्महत्या की। क्या है प्रूफ? अच्छा, अभय वर्तक साहब टीवी देखते हैं कि आप न्यूज चैनल देखते हैं? 5 स्टार है। अभय वर्तक साहब, मेरा सवाल है आपसे, सुन लीजिए, आक्रोशित मत होइए, चिल्लाने से बातचीत नहीं होती है। अभय वर्तक जी, कह रही है अभय वर्तक जी, अभय वर्तक जी सुन लीजिए, अभय वर्तक जी सुन लीजिए। तमाम न्यूज चैनल्स ने आसाराम के जो बेटे हैं नारायण साईं, उनका भी इंटरव्यू दिखाया। आधे घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी। कोई बात एक तरफा नहीं जा रही है। मीडिया को कहां से घसीट ले रहे हैं आप लोग बीच में? फैसला अदालत से आ रहा है, आरोप दूसरा पक्ष लगा रहा है। आनंद जी, मैं बताता हूँ, हम 10 चैनल में जाते हैं, आज बापूजी के खिलाफ असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया। क्यों ऐसा हो गया कि आसाराम के खिलाफ ही तमाम लोग जुट गए हैं? अगर आपके आरोपों में सही मान लो। देखिए अभय जी जो बातें कर रहे हैं इसमें काफी सच्चाई है। 20 दिन से जो चल रहा है, मीडिया ट्रायल चल रहा है। बोलिए। मतलब मेरे को बड़ी इस चीज की हैरानी होती थी, बुजुर्ग हो गए, इनके घर के अंदर भी बच्चे होंगे, इन्हें संत आसाराम बापू की पड़ी हुई है, उस बच्चे के लिए एक बारी बात करने और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये क्योंकि एक टूरिज्म चल पड़ा है, वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनके निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, तो ये लोग जहाजों में बैठ के जाके आज उनका पक्ष लेने के लिए बैठे हुए हैं। उस लड़की की तो सोचो ना महाराज, उस लड़की की सोचो जिसको आपने जिसके साथ इतना घिनौना पाप हुआ है। पंडित जी उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उन हजारों माँ बाप के बारे में सोचिए जिनके बच्चे ऐसे व्यक्ति के उसमें पढ़ते हैं जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगे। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें। आपको कोई हमदर्दी नहीं उस बच्चे के साथ, आपको कोई हमदर्दी नहीं उन तमाम सैकड़ों लोगों के साथ जो पीड़ित है आसाराम बापू के। अजय जी, आप उस लड़की से मिलने गए थे क्या? मैं वहाँ उस लड़की से मिलने गया था, आपको प्रमाण की आवश्यकता तो मैं नहीं, आप गए थे क्या? मैं क्या? आपको पता है कि हमारे संतों का प्रतिनिधि जाकर मुझे पता है, वो भी पता है, तो फिर ऐसी बात क्यों नहीं करते? आप अगर जो उससे मिले तो बापू से भी क्यों नहीं मिलने गए? और आप बच्ची से मिले क्यों नहीं गए? हमारे दोनों मिले, दोनों बच्ची से भी। आप गए थे? बच्ची से हमारे प्रतिनिधि गए थे, आप क्यों नहीं गए? अरे मैं जब पता चले आप स्टिंग ऑपरेशन करो, आसाराम से आप मिलते हैं तो बच्ची से क्यों नहीं मिलते? आप बच्ची दोनों बच्ची मिलने जाएगा? आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल वो इसलिए आप बच्ची महाराज के बारे में नहीं कहता, क्योंकि लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनको वो एक गरीब परिवार है, पिछड़ा परिवार है, उसको एक छोटा सा करने के लिए जहाज की टिकट नहीं है, उसको उनके निजी सिद्धांतों की पूर्ति करने के लिए। आसाराम पर जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आज बहुत ही गंभीर आरोप लग गया। पीड़ित पक्ष के वकील का यह कहना है कि ऐसी मानसिक विकृति है आसाराम को कि कम उम्र के बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति वो आकर्षित होते हैं और उनके साथ यौन संबंध बनाने के वो आदी हैं। ये आरोप है, इस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी आपसे मैं समझना चाहूंगा, ब्रेक के पहले एक बात अधूरी रह गई थी। अगर आप निष्पक्ष होकर तर्क देते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आप मिलने जाते हैं आसाराम से लेकिन उस पीड़ित बच्ची से नहीं मिलते? नहीं, आप क्या बातें करते हैं? हमारे संतों का प्रतिनिधि मंडल जाके मिला, हमारे पंडित जी मिले। नहीं, अरे कमाल की बात है, खुद हम कहाँ जाएंगे? कमाल की बात नहीं, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। आप कितनी बार गए मिलने खुद की? अगर व्यक्तिगत आ रहे हैं हम लोग दोनों बातें रख रहे हैं। दोनों बातें रख रहे हैं तो आप किससे जाकर के मिले? दोनों से क्यों नहीं जाकर के मिले? नहीं, आक्रोशित नहीं, आक्रोशित नहीं, और मैं भी पूछ रहा हूँ, आप भी कितने लोगों से जाकर आसाराम से मिलने गए तो क्यों नहीं उस बच्ची? नहीं, तो आप भी क्यों नहीं, आप बच्ची की पैरवी कर रहे, बच्ची से जाके क्यों नहीं मिले? आप हमें जवाब दीजिए ना। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, हम लोग पंडित जी, एक मिनट, हम लोग अपराध के समर्थक नहीं है, मैं आपको बड़ी स्पष्ट कर दे, लेकिन इस तरह से जो ट्रायल किया जा रहा है उसके हम विरोधी है। देखिए, 7 जनवरी 2013 को इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण दुनिया ने देख लिए थे, जब उन्होंने कहा कि किसी भी रेपिस्ट के खिलाफ कड़े कानून नहीं बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज मेरे सजमान है, मैं उनसे अपील करता हूँ रेपिस्ट के खिलाफ कोई कड़ा कानून ना बने, इसी बीमारी के लक्षण के। बिल्कुल। डॉक्टर जयंती दत्ता, आखिरी टिप्पणी बिल्कुल छोटे में बताइएगा, अगर कोई शख्स इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है और क्या उसे लोगों के बीच जाने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा खतरा है, बशर्ते ये प्रूव हो जाए कि हाँ वो पेडोफाइल है। चलिए, बहुत